हेलो बच्चों, मेरा नाम है आदर्श चौरसिया और आप सब सिखरम इंस्टीट्यूट चैनल पे हैं और आज आप सब मेरे साथ सोशल पढ़ने वाले हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज चैप्टर डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी एक वाइड टर्म है जो एक पूरे के पूरे जो हमारे स्टेट्स हैं या पूरी की पूरी जो कंट्री है सब में एक मेजर रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी। एंशियंट टाइम्स में बात करें मोनार्कियल फॉर्म था। मोनार्कियल फॉर्म इट्स किंग्स रूल, यानी कि वहाँ पर जो राज कर रहा था वो था लीडर उनका किंग। बट डेमोक्रेटिक फॉर्म में यहाँ पर जो लीड करते हैं या यहाँ पर जो इनकी वैल्यू होती है वो होती है एज अ पर्सन्स की वैल्यू, मतलब जनता का रूल उसको हिंदी में बोलते हैं। जनता का रूल दैट मीन्स मतलब ये होता है आप डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर रह रहे हैं वहाँ पर आपको फुल कह सकते हैं इंडिपेंडेंस मिलेगा, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की आज़ादी है, आप कहीं भी आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक जब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री रूल करती है बाय द लॉ, नॉट बाय द किंग। तो डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो आपके में चैप्टर है इसको हम 3 सब टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। सब टॉपिक्स इन द सेंस आपके जो चैप्टर में है वो 3 तरह से उसको क्लासीफाई किया गया है। ये बेसिकली ये 3 हेडिंग्स हैं। आप इन 3 हेडिंग्स में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट एक कंट्री रन कैसे करती है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है। आप डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं चैप्टर में, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी एक्चुअली वर्क कैसे करती है आपको यहाँ पर पहली वाली स्टोरी में देखने को मिलेगा। सेकंड, आपको डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज़ या डिविजन्स एक सोसाइटी में कैसे होते हैं वो देखने को मिलेगा। एंड थर्ड, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न, जो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स होती है, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, एक इंडिविजुअल का क्या रोल होता है, ये सारा आपको थर्ड चीज़ में देखने को मिलेगा। तो पहली हेडिंग है आ स्टोरी ऑफ अ मैक्सिको ओलंपिक्स। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यूएस में सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहे थे 1954 से 1968। सिविल राइट्स मूवमेंट, वहाँ पर अफ्रीकन अमेरिकन्स थे। जो अफ्रीकन्स थे वो अपने राइट्स के लिए जो है रिवॉल्यूशन कह सकते हैं या मूवमेंट कर रहे थे। अब वो राइट्स किसके लिए मांग रहे थे, वहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था अफ्रीकन्स के साथ, जस्ट उनके कलर के बेस पे। कलर के बेस पे इन द सेंस जो अमेरिकन्स थे वो वाइट्स थे और जो अफ्रीकन्स थे वो ब्लैक्स थे। अब वो ब्लैक्स थे तो उनको ये ऐसा लगता था, जो अमेरिकन्स हैं उनको ये लग रहा था ये स्लेव्स हैं हमारे, ये हमारे गुलाम हैं, तो इनको हमारे अंडर काम करना पड़ेगा। तो ये उनको उतना ज़्यादा राइट्स नहीं देते थे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। किसके साथ? अफ्रीकन्स के साथ। तो एक मैक्सिको ओलंपिक्स हो रहा था और वहाँ पर एक रेस हो रही थी। अब 200 मीटर की एक रेस ही, 200 मीटर्स रेस, एथलीट्स रेस करते हैं। तो वहाँ पर 3 एथलीट्स थे। तो ये सेकंड स्लाइड में आपको बताता हूँ, ये हेडिंग रहेगी। तो पहला स्टोरी देखी थी, स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स, उसके बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। स्टोरी ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक्स में क्या हो रहा था, एक रेस हो रही थी, 3 एथलीट्स थे उसमें। एक 200 मीटर्स रेस जो ओलंपिक्स में होती है। ओलंपिक्स बेसिकली जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए 4 टाइप्स के होते हैं और हर 4 साल में एक बार होते हैं, समर, विंटर, ORG और ओलंपिक्स। तो ये मैक्सिको ओलंपिक्स हो रहे थे, ये हो रहे थे 1968 वाले मैक्सिको ओलंपिक्स। 1968 मैक्सिको ओलंपिक्स। और यहाँ पर एक 200 मीटर्स रेस हुई। टू 200 मीटर्स रेस, 3 पार्टिसिपेंट्स थे। ऑब्वियसली 3 होते हैं, सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज के लिए। तो यहाँ पर भी 3 पार्टिसिपेंट्स आए। अब इसका पूरा कनेक्शन जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट से है। ये 3 एथलीट्स थे। अब ये केस क्यों पढ़ना है डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये तीनों ने एक बहुत ही कह सकते हैं, ये दोनों अफ्रीकन अमेरिकन्स थे और ये ऑस्ट्रेलियन था। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स और ये ऑस्ट्रेलियन था। अच्छा, अफ्रीकन अमेरिकन्स का मतलब यहाँ पर ये था, अफ्रीकन अमेरिकन्स जैसे ये जो नेटिव्स हैं ये अमेरिका में रह रहे हैं, बट ये नेटिव्स हैं अफ्रीका के, मतलब ये अफ्रीका के हैं बट रह ये अमेरिका में रहे हैं। और थर्ड वाला जो था ये ऑस्ट्रेलियन था। अब इनके बीच में डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट क्या हुआ, जो इसमें टॉमी स्मिथ थे इनको मिला था इसमें गोल्ड, इनको मिला था इसमें गोल्ड। जो जॉन कार्लोस थे सेकंड पोजीशन पे थे, ये पीटर नॉर्मन, इनको मिला था सिल्वर। और जो थर्ड थे जॉन कार्लोस,
इनको मिला था ब्रॉन्ज। ये तीनों लोग थे टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस और पीटर नॉर्मन। तो जब अवार्ड सेरेमनी या जो मेडल सेरेमनी होती है, जब इनको दिया जाता है, उस टाइम पर क्या किया टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये विदाउट शूज़ यानी ये ब्लैक सॉक्स पहन के गए सिर्फ मेडल सेरेमनी में, और इन्होंने अपनी जो फिस्ट है उसको क्लेंच रखा। क्लेंच फिस्ट का मतलब है ये पोजीशन थी उनके हैंड्स की, एंड दे वर लाइक दिस फॉर्म। ये उनके ब्लैक पॉवर्टी को शो कर रहा था, उनकी ब्लैक पावर को शो करने के लिए उन्होंने एक ऐसा जेस्चर किया अवार्ड सेरेमनी में। अब ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसीलिए हुआ क्योंकि जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे अफ्रीकन अमेरिकन थे, और जो सिविल राइट्स मूवमेंट जो यूएसए में चल रहा था, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, सिविल राइट्स 1954 से 1958 तक 68 तक सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था यूएसए में। तो ये उस रेवोल्यूशन को शो कर रहे थे या ये उस जेस्चर को शो कर रहे थे कि हम जो है इसके सपोर्ट में हैं। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ये हुआ कि इनका जो जेस्चर था वो ओलंपिक्स एसोसिएशन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो ओलंपिक एसोसिएशन के रूल को वायलेट कर रहा था। कोई भी अगर एथलीट है और अगर वो इस तरह से जाता है, इस तरह से शो करता है, तो ये ओलंपिक्स के रूल के हिसाब से वायलेशन है। तो इन्होंने तो ये किया, और पीटर नॉर्मन ने क्या किया, अब ये ऐसा कुछ शो तो नहीं कर सकते कि ये ऑस्ट्रेलियन थे, बट इनके सपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन जो पीटर नॉर्मन था, इसने एक ह्यूमन राइट्स का बैच अपने चेस्ट पे लगाया था ये दिखाने के लिए कि ये भी इनको सपोर्ट कर रहा है। तो इन्होंने एक बैच लगाया था ऑस्ट्रेलियन ने, ह्यूमन राइट्स का बैच। ह्यूमन राइट्स का बैच लगाया था पीटर नॉर्मन ने, और ये जो टॉमी स्मिथ थे और जॉन कार्लोस थे, ये क्लेंच्ड फिस्ट clenched fist in the air, एंड वेयरिंग ब्लैक सॉक्स। तो अब ये सपोर्ट जब दिखा रहे थे, तो इन्होंने अपना सपोर्ट कैसे दिखाया, ये क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है अपनी फिस्ट को इस तरह से बंद करे हुए थे, एंड इन द एयर लाइक दिस, एंड वेयरिंग द ब्लैक सॉक्स। तो ये कुछ इस पोजीशन में, आपकी बुक में शायद इमेज भी होगी, आप देख सकते हैं, ये कुछ इस पोजीशन में शो कर रहे थे। और पीटर नॉर्मन ऑस्ट्रेलियन था, तो ये शो तो नहीं कर सकता, बट एक ह्यूमन राइट्स का ये बैच भी रखे थे टू शो कि ये इनके सपोर्ट में है। अब ओलंपिक एसोसिएशन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, जाहिर सी बात अच्छी नहीं लगेगी। ओलंपिक एसोसिएशन ने क्या किया, इनके ऊपर जो है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इन दोनों के ऊपर कार्यवाही की, या कह सकते हैं, और इनके मेडल्स जो हैं, इनके मेडल्स वापस ले लिए या विड्रॉ कर लिए। और पीटर नॉर्मन के साथ ये हुआ कि उनको नेक्स्ट ओलंपिक्स के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह ही नहीं मिली, उनको चूज़ नहीं किया गया। पीटर नॉर्मन को चूज़ ना करने का कारण एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर भी हो सकता है, क्योंकि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिलेशन है ये उसको भी जस्टिफाई कर रहे थे, तो इस वजह से शायद इनको नहीं लिया गया। और इनसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनको मिला, आफ्टर ऑल अफ्रीकन अमेरिकन से, बट यूएसए में इनको क्रिटिसिज्म मिला कि जो एक उनके नेटिव लैंड का जो एक टॉपिक था वो आपने अब ग्लोबली या इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दिया। ये हुआ, तो आगे देख सकते हैं, डिड नॉट गेट सेलेक्टेड इन नेक्स्ट ओलंपिक्स। इनको नेक्स्ट ओलंपिक्स में जगह नहीं मिली। ऑब्वियस सी बात है, आप एक सामने वाली कंट्री से कोई भी अपने जो रिलेशन है उनको ख़राब नहीं करना चाहेगा, और इन्होंने खुल के सपोर्ट किया है, इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट किया है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने इनको क्या किया, अगले ओलंपिक्स में सेलेक्ट नहीं किया। और जो दो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, इनके क्या किया, इनके मेडल्स को विड्रॉ कर लिया गया। मेडल्स विड्रॉ करने का मतलब है इनको जो मेडल्स मिले थे, इनको गोल्ड मिला था, इनको ब्रॉन्ज मिला था, इनसे वो मेडल ले लिए गए। और यूएसए में भी इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म इनको झेलने को मिला, क्योंकि
यूएसए का कहना ये था कि जो भी उनका नेटिव लैंड का जो भी टॉपिक चल रहा है आपने उसको ग्लोबली दिखा दिया, मतलब जो इनके घर में बात हो रही थी अब आपने उसको पूरा का पूरा ग्लोबली लेवल पे शो कर दिया। तो इनके साथ क्या हुआ, ओलंपिक एसोसिएशन विड्रॉ देयर मेडल्स। ये एक स्टोरी थी। अब ये स्टोरी का इंपॉर्टेंस क्यों है, ये एक स्टोरी एक ग्लिम्स की तरह काम करती है। ग्लिम्स का मतलब होता है एक झलक की तरह ये काम करती है। अब जब ये इन्होंने मूवमेंट किया तो ये ग्लोबल लेवल पे जो ओलंपिक्स होता है उसमें बहुत सारी ग्लोबल कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, और जब इन्होंने एक ग्लोबली लेवल पे इतना ज़्यादा ये कह सकते हैं इंपॉर्टेंट जो मुद्दा था ये उठाया, तो ये पूरी की पूरी दुनिया में को ये पता चला कि हाँ यूएस में जो है अफ्रीकन अमेरिकन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कलर, जिसको बोलते हैं रेसिज्म। ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, टू डिस्क्रिमिनेट समवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर इज नोन एज रेसिज्म, इसको बोलते हैं रेसिज्म। तो ब्लैक्स और वाइट्स के साथ रेसिज्म हो रहा था यूएस में, ये पहली स्टोरी थी। सेकेंड स्टोरी इज डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज़ और डिविजन्स। एक डेमोक्रेटिक या एक आइडियल कंट्री में जब बहुत सारे लोग रहते हैं, जो आपके चैप्टर का नाम भी है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बहुत सारी विविधताएं। अब विविधताएं को अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं ऐसे कि उनका कल्चर अलग हो सकता है, उनका रिलीजन अलग हो सकता है, समटाइम्स जेंडर अलग हो सकता है, उनकी कम्युनिटी अलग हो सकती है। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कम्युनिटी का होना है, बहुत ज़्यादा वास्ट कम्युनिटीज़ होना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, चाहे वो रिलीजियस बेस पे हो चाहे वो कल्चरल बेस पे हो। एक कंट्री में डाइवर्सिटी का मतलब भी होता है बहुत सारे लोगों का एक साथ रहना, और सारे के सारे ओपिनियंस अलग हैं, सबके कल्चर्स अलग हैं, सबके रिलीजन्स अलग हैं, बट फिर भी वो एक साथ रह रहे हैं, तो उनमें यूनिटी है। तो इसके लिए वर्ड भी कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, हैंस इट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विविधताएं हैं, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारी कंट्रीज़ हैं, फिर सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो बटे हुए हैं, दिल्ली मुंबई एटसेट्रा, मध्य प्रदेश गुजरात ये बटे हुए हैं। देन फिर आप रिलीजन में बटे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख्स क्रिश्चियंस। देन उसके बाद लैंग्वेज में बटे हुए हैं, साउथ में लैंग्वेजेस हैं, नॉर्थ की अलग लैंग्वेजेस हैं, गुजरात की लैंग्वेजेस हैं। ये कहलाती है डाइवर्सिटी, जहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज हो रही है, जहाँ पर रिलीजन भी चेंज हो रहा है, जहाँ पे कम्युनिटी भी चेंज हो रहा है, उनका कल्चर भी चेंज हो रहा है। ये क्रिएट करेगा आपके डिफरेंसेस को, आप में और उनमें डिफरेंस होंगे। सिमिलरिटीज़ सारी की सारी कह सकते हैं, सिमिलरिटीज़ उनमें कुछ भी होंगी लाइक। और डिविजन्स का मतलब है उनमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन भी होगा, लाइक कुछ किसी के ओपिनियंस अलग होंगे, एक टॉपिक को लेकर किसी के ओपिनियंस अलग होंगे, उनको में कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। तो डिफरेंसेस में जो है डिफरेंसेस, अब ये बाय बर्थ भी हो सकते हैं डिफरेंस। अब बाय बर्थ कैसे हो सकते हैं आपको नहीं पता होगा, जब आप बॉर्न हो रहे हो आप मेल हो गए या फीमेल हो गए, इट्स नॉट योर चॉइस। तो ये बर्थ के बेस पर भी हो सकते हैं, आपको पता नहीं है, आइदर यू आर मेल और फीमेल। अच्छा, इसमें ये भी नहीं पता है कि आप किस रिलीजन में जन्म लोगे, तो ये भी आपके पास चॉइस नहीं है। किस कम्युनिटी में लोगे, किस स्टेट में लोगे, ये आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये डिफरेंसेस जो है ये क्रिएट करते हैं। बट जिस चीज़ में आपके पास बाई चॉइस आपके पास जो है, फॉर एन एग्जांपल, बाई चॉइस के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हो, टू बी एन एथीस्ट। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान को नहीं मानता या भगवान में नहीं मानता, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर जिसको डाउट होता है। बाय बर्थ का मतलब है आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे, आप रिलीजन चूज़ नहीं कर सकते, कम्युनिटी चूज़ नहीं कर सकते, बट आफ्टर बर्थ यू कैन चूज़ इज़ टू बी एन एथिस्ट और नॉट। मतलब आपके पास ये राइट है, या आप ये चूज़ कर सकते हैं कि आप एक एथीस्ट रहेंगे, आप एक एथीस्ट बनना चाहेंगे जो भगवान में नहीं मानता,
ये आपके ऊपर चॉइस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं। डिफरेंसेस में अब आपके चैप्टर में है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। डिफरेंसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन आर टू सेम पॉइंट्स। डिफरेंसेस यहाँ पर कहाँ क्रिएट हो रहे थे, यूएस वालों के साथ डिफरेंसेस कहाँ क्रिएट हो रहे थे, यूएसए में डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था बिकॉज ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन देम। अच्छा, इसको जो आपके बुक में लिखा है वो सिर्फ यूएसए के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताया है। इंडिया के डिस्क्रिमिनेशन या इंडिया में भी डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है, जिस कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ ओपिनियन भी होंगे। कुछ उनके विचार होंगे, कुछ आपके होंगे, उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। और इंडिया में अगर आप देखना चाहो, यूएसए का डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक्स एंड वाइट्स के लिए था। सेम इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इंडिया का डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेसिकली कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन था दलित के साथ। दलित्स के डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, या ये लोअर कास्ट के थे। जो अपर कास्ट के थे ये उनको सप्रेस करते थे लोअर कास्ट के लोगों को। तो ये डिस्क्रिमिनेशन दलित्स के साथ भी होता है। दलित्स के साथ अब यहाँ पर ये मांग कर रहे थे सिविल राइट्स मूवमेंट की। जो सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर ये राइट्स की मांग कर रहे थे अपने लिए। और सिविल राइट्स मूवमेंट में इनकी कुछ मांगे थी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन के साथ ना हो। सेम जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन में दलित्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस लाए या कुछ लोअर कास्ट के लिए भी कुछ प्रोविजंस लाए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आर्टिकल 15 में भी ये चीज़ है और आर्टिकल 16 या 17 में भी है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है यहाँ पर आप लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर सकते। ये चीज़ है। लास्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन, पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, एक आइडेंटिटी का क्या रोल। आइडेंटिटी का मतलब है यहाँ पर इंडिविजुअल, आप हम सारे इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स का क्या रोल होगा ये मैटर करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 बेसिकली पॉइंट्स हैं। 3 तरह से अब इसको 3 तरह से इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन में रोल ऑफ आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रोल ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है एज अ इंडिविजुअल आप हम अपने आप को एड्रेस कैसे करते हैं। एड्रेस करने का मतलब यहाँ पर जब आप डिवीजन की बात कर रहे हो, और डिवीजन का क्या मतलब होता है, टू डिवाइड समवन। तो यहाँ डिवीजन का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल जो कि एमपी में रहता है या एक इंडिविजुअल जो दिल्ली में रहता है वो अपने आप को एड्रेस कैसे करता है कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं एमपी से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं केरल, कर्नाटक और वट एवर इट जो सारी सिटीज़ हैं, कंट्री स्टेट्स हैं, वैसा हूँ। और सेकंड चीज़, डिवीजन ना हो या वो कैसे एड्रेस करता है कि नहीं मैं ये केरला का या एमपी का या दिल्ली का नहीं, मैं इंडियन हूँ। समझ रहे हो मतलब वो एड्रेस कैसे करता है, ये बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल डिवीजन में या सोशल पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन में। अब डिवीजन आपके साथ कैसे होगा, जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस तरह से डिवीज़न करती हैं आपका। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कुछ पार्टीज़ को मान लो आप कि ये भाई ये हिंदूज़ की पार्टी है, या कुछ लोगों के मन में जो कहानियाँ बनती रहती हैं मन में कि ये मुस्लिम्स की पार्टी है, या ये हमारा सपोर्ट करती हैं या हमारी कम्युनिटी का सपोर्ट करती है। तो पॉलिटिकल लीडर्स जो है आपको बांटने का काम करते हैं। बेसिकली आपको धर्म के नाम पर या आपको एक कास्ट के नाम पर ये डिवीज़न जो होता है ये इसमें आता है। तो पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बड़ा रोल है। पॉलिटिकल लीडर्स में आपकी कुछ पार्टीज़ आ जाती हैं, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये आपको कैसे एड्रेस करते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स आपको कैसे एड्रेस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पॉलिटिकल लीडर्स आपको डिवाइड करके रखना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या एक कंट्री के रूप में,
ये इसमें चीज़ में डिफाइन होता है। थर्ड है रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे हमको डिवाइड करती है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिवीज़न या पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीज़न। यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को ट्रीट कैसे करती है। एक कंट्री में एक स्टेबल बैलेंस बनाने के लिए दोनों का इक्वल होना ज़रूरी है। मैं पहले समझते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। Here are the two terms. गवर्नमेंट का यहाँ पर ये रोल होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ वो डील कैसे करते हैं। मेजॉरिटी का मतलब होता है एक कंट्री में जो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की पॉपुलेशन है, वो अगर बहुत ही ज़्यादा है, एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा है, उनको मेजॉरिटी कंसीडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। और जिस रिलीजन या जिस कह सकते धर्म की थोड़ी सी पॉपुलेशन कम है, उनको माइनॉरिटी कंसीडर किया जाता है। इंडिया के केस में जो यहाँ पर मेजॉरिटी है वो हिंदूज़ की है। और जो माइनॉरिटी है वो सिर्फ मुस्लिम्स की माइनॉरिटी नहीं है, जो भी पॉपुलेशन के बेस पर जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो मेजॉरिटी में आएंगे। तो माइनॉरिटीज़ में वो सारी की सारी रिलीजन या उनके लोग आएंगे, धर्म के लोग आएंगे, उनका धर्म आएगा जो इनसे कम है। तो इसमें सिर्फ मुस्लिम्स नहीं आते, इसमें बाकी सभी लोग आते हैं। इनकी बेसिकली जो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो इनका परसेंटेज है या इनकी पॉपुलेशन है, दैट इज़ 80%। और रेस्ट ऑफ द ये सारी हैं 20%। वेरी कर सकता है, अप्रॉक्सीमेशन डाटा 80, 82, 84% है, और ये सारी माइनॉरिटीज़ हैं। तो ये बेसिकली एक चैप्टर का ओवरव्यू था। ये बेसिकली तीन सब टॉपिक्स में चैप्टर डिवाइडेड है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप पढ़ोगे हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स, एक डेमोक्रेसी या एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। जब आप मोनार्कियल फॉर्म में थे, किंग्स रूल था, आपको कोई भी राइट नहीं था, ना आपको कोई कोई फ्रीडम नहीं था आपको। जब आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो तो आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, आपके कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स होते हैं, तो ये सारे आपको दिए जाते हैं। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो एक कंट्री है उस कंट्री के विद इन लोगों में कितने ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे कल्चर के बेस पे हो, कास्ट के बेस पे, सब में अलग अलग डिफरेंसेस है, विभिन्नताएं हैं, फिर भी यूनिटी में रहते हैं। तो ये था आपका डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी का ओवरव्यू। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। चैप्टर्स में अगर कुछ डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज़ हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉच।